सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है वर्धन वंश, यानी चेर, चोल, पल्लव, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। हमारा अध्याय नंबर यानी चैप्टर नंबर 22 चल रहा है, और जिसमें हम पढ़ेंगे पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा, आप उनको नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुप्त वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश, कल पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो मैंने आपको पढ़ाया था गुप्त वंश। उससे पहले कुषाण वंश पढ़ाया था, तो कुषाण वंश के समकालीन कौन थे, गुप्त वंश थे। उनके समकालीन कौन थे, ये सब थे। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, आप ये नोट करेंगे। ठीक है, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रिक, मौखरिक, पुष्पभूति, प्रवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। गुप्त वंश का जब दोस्तों पतन हो गया था ना, उसके बाद जो राजवंश, नए नए राजवंश आए, उनमें से मैत्रक था, मौखरिक था, पुष्पभूति था, परवर्ती था और गुप्त थे, गौड़ प्रमुख थे। ठीक है, ये सब क्या थे, प्रमुख थे। इन राजवंशों में सबसे प्रमुख जो था वो था पुष्पभूति वंश। क्यों? क्योंकि इन्हीं का, पुष्पभूति वंश का सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। किसने? पुष्पभूति वंश के शासकों ने जो है सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इनके बारे में हमको डिटेल से जानना है, जिसमें हर्षवर्धन आता है, पुष्पभूति आते हैं, इनके बारे में जानना है। और उनसे भी सबसे ज्यादा पुष्पभूति वंश में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा हर्षवर्धन। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, पुष्पभूति वंश के बारे में। किसके बारे में? पुष्पभूति वंश के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। देखिए, पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे पुष्पभूति ने की। किसने की? पुष्पभूति ने की। उसके बाद उसका पुत्र हुआ प्रभाकर वर्धन, फिर उसका पुत्र हुआ राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन का भाई था हर्षवर्धन। तो ये कुछ 4 प्रमुख शासक थे वर्धन वंश में, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे पुष्पभूति ने की, या वर्धन वंश भी इसको कहा जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है संस्थापक कौन है पुष्पभूति वंश का, मैंने आपको बता दिया कौन है, पुष्पभूति है। कौन है? पुष्पभूति है। इनकी राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे थानेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा वाले इलाके में थी। कौन सी राजधानी थी, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। और वर्तमान में थानेश्वर का है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा वाला इलाका है, वहां पर है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे प्रमुख शासक पुष्पभूति वंश का जो संस्थापक है पुष्पभूति, वो था। उसके बाद उसका पुत्र हुआ प्रभाकर वर्धन। उसका विवाह किससे हुआ? उसका विवाह यशोमती से हुआ, जिससे उसकी 3 संतानें हुई। एक तो राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। कौन कौन सी हुई? राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ठीक है, प्रभाकर वर्धन एकमात्र ऐसा शासक था जो प्रथम स्वतंत्र शासक बना वर्धन वंश का। पुष्पभूति वंश जो था, पुष्पभूति जो था, वो स्वतंत्र शासक नहीं था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र शासक था, और उसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौन कौन सी की? परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। याद रखेंगे। प्रभाकर वर्धन का विवाह किससे हुआ, तो आप बताएंगे यशोमती से हुआ, जिसके उनकी 3 संतानें हुई, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ, तो आप बताएंगे राजा गृहवर्मा, जो कि मोखरी वंश के थे। राजा गृहवर्मा से राजश्री का विवाह हुआ। ठीक है, इतना क्लियर। आपको याद क्या क्या रखना है, आपको इस स्लाइड से बस इतना याद रखेंगे कि पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे पुष्पभूति ने की। और पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्पभूति वंश की जो राजधानी तो वो क्या थी, तो आप बताएंगे थानेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा वाले इलाके में था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे, तो आप बताएंगे 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ, तो आप बताएंगे राजा गृहवर्मा, जो कि मोखरी वंश के शासक थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे चलते। मालवा के शासक देवगुप्त, क्या दोस्तों, मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी। गृहवर्मा जो मैंने आपको बताया राजश्री का पति था, उसकी हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब राजवर्धन की बहन को किसी ने कारागार में डाल दिया दोस्तों, तो उसको क्रोध तो आएगा ही, तो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला।
राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त का जो मित्र है ना गौंड नरेश शशांक, इसका नाम याद रखेंगे, शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी थी? राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की हत्या हो गई, राजश्री के पति गृहवर्मा की भी हत्या हो गई। अब बचा कौन? हर्षवर्धन बचा और राजश्री बचा, ये याद रखेंगे, ठीक है। शशांक कौन है? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसी ने बोधि वृक्ष यानी जो कि बोध गया में उसको कटवाया था। ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो आप बताएंगे शशांक ने कटवाया था, जो कि गौड़ वंश का शासक था। कौन था? गौड़ वंश का शासक था शशांक, उसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? हर्षवर्धन से हम पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन कौन है? जिसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ी, क्योंकि उनके भाई की हत्या हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी सी उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में आप क्या करते हैं, आपकी खेलने कूदने की उम्र होती है, और 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन ने राज्य संभाला। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभावशाली राज्य रहा होगा, ठीक है। 606 एडी ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में शासक बना हर्षवर्धन। इसने 2 उपाधियां धारण की, एक तो शिलादित्य और एक परम भट्टारकर। कौन सी? शिलादित्य और एक परम भट्टारकर, ये 2 उपाधियां उसने धारण की। और इनकी जो राजधानी पहले कौन सी थी? थानेश्वर थी। पहले कौन सी थी? थानेश्वर थी। जब इनकी भाई का जो मृत्यु हो गई राजवर्धन की, और इनकी बहन के पति की भी मृत्यु हो गई गृहवर्मा की, तो हर्षवर्धन जो है ना वो अपने मतलब भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वहां चला गया कन्नौज। कन्नौज का जो युद्ध लड़ा था उसने वहां चला गया। तो उसने अपनी राजधानी फिर थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली? कन्नौज कर ली। कहाँ स्थानांतरित कर ली? तो आप कहेंगे कन्नौज कर ली। ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित की थी, तो आप बताएंगे कन्नौज कर ली। कहाँ? कन्नौज, ठीक है। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्रा के सहयोग से बहन राजश्री को खोजा। किसके सहयोग से? बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्रा के सहयोग से बहन राजश्री को खोजा। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया। इसी के समय चीनी यात्री हेनसांग जो है वो भारत आए। ये देखिए हेनसांग की आपको इमेज दिखाई गई है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग आया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके समय भारत आया, तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के समय भारत आया, ठीक है। हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे उसकी पुस्तक का नाम है शियू की। क्या है? शियू की। जिसने इसने दोस्तों शियू की में क्या लिखा होगा, तो आप जान सकते हैं जब ये हर्षवर्धन के समय भारत आया तो इसने वर्धन वंश के बारे में ही लिखा होगा, उसके प्रशासन के बारे में लिखा होगा, यही लिखा होगा ना। तो शियू की में हर्षवर्धन के बारे में जिक्र है, ठीक है, याद रखेंगे। चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। किसने हराया? चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। कश्मीर को छोड़ के पूरे उत्तर भारत पे हर्ष का अधिकार था, ऐसा भी हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? ये भी हमको रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था हर्षवर्धन का, उसमें आपने देखा होगा कि कश्मीर को छोड़ के लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पे किसका अधिकार था, तो आप बताएंगे हर्षवर्धन का अधिकार था, ठीक है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट इसको माना जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले हर्षवर्धन का काल याद रखेंगे, 606 से लेके 647 एडी तक, ठीक है। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की वो याद रखेंगे, शिलादित्य और परम भट्टारकर, ठीक है। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां बसा ली, तो आप बताएंगे कन्नौज में कर ली। कहां कर ली? कन्नौज में कर ली, ठीक है। और इसने किसकी हत्या कर दी? शशांक की हत्या कर दी, अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लिया। इसी के समय कौन आया? चीनी यात्री हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया। चीनी यात्री हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे शियू की है। क्या है? शियू की है, ठीक है। चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है। और ये भी इसकी जानकारी मिलती है कि कश्मीर को छोड़ के पूरे उत्तर भारत पे हर्ष का अधिकार था, इसकी जानकारी भी हमको मिलती है, ठीक है। और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट इसको माना जाता है, इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। समझ में आया? बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों हर्षकालीन तथ्य। क्या जान लेते हैं? हर्षकालीन तथ्य। हर्षकालीन के मतलब हर्ष के दरबार में क्या क्या था, हर्ष के समय क्या क्या हुआ था, वो जान लेते हैं, ठीक है। दरबारी कवि कौन था, तो आप बताएंगे बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। ये पूछा जाता है कि बाणभट्ट का संबंध किसके काल से, तो आप बताएंगे वर्धन काल से बाणभट्ट का संबंध है, जो कि हर्ष के समय था। क्या था? दरबारी कवि थे, ठीक है। इन्होंने बाणभट्ट ने 2 कविता लिखे हैं, हर्षचरित
और कादम्बरी। क्या लिखिए? हर्षचरित और कादम्बरी। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है या कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है। मयूर, मयूर शतक या सूर्य शतक जिसको कहा जाता है। ठीक है। हर्षवर्धन, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जो कि संस्कृत में लिखी गई है। देखिए हर्षवर्धन की पुस्तकों से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, तो आप बताएंगे नागानंद लिखी है, रत्नावली लिखी है और प्रियदर्शिका लिखी है जो कि संस्कृत भाषा में थी। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में हर्षवर्धन की पुस्तकों के नाम, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हर्ष प्रारंभ में शैव परंतु बाद में बौद्ध था। बाद में दोस्तों पहले हर्ष किसको मानता था, तो आप कहेंगे पहले हर्ष शैव धर्म को मानता था, उसके बाद बौद्ध धर्म को मानने लगा और बौद्ध धर्म की भी किस शाखा को? महायान शाखा को। कौन सी शाखा को? महायान शाखा को। ठीक है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार, क्या दोस्तों नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ये मैंने आपको बताया था। नालंदा की स्थापना किसने की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महाभोक्ष परिषद कहा जाता था। हिंसवांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है, जो कि 4 जगह लगता है ना कुंभ, हर 5 साल बाद लगता है। तो आप कहेंगे इसी को हर्ष के समय क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे महाभोक्ष परिषद कहा जाता था। हर 5 साल बाद ये लगता है, आपको पता होगा महाकुंभ। ठीक है। महाकुंभ 12 साल बाद लगता है और कुंभ लगता है 5 साल बाद। ठीक है। क्लियर? बिल्कुल। चले आगे। ये मैंने दोस्तों आपको वर्धन वंश के बारे में बता दिया। क्या क्या बता दिया? वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, वर्धन वंश की राजधानी क्या क्या थी, हर्ष से जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इतने ही हर्षवर्धन या वर्धन वंश से आपके बारे में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जान लेते हैं दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 23 के बारे में। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। किनके बारे में? दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत में दोस्तों 4 राजवंश पैदा हुए। कौन से? एक पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। 4 वंशों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। ठीक है। तो 4 वंशों का नाम आप याद रखेंगे। इनके बारे में क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले इनकी राजधानी याद रखनी है, इनके संस्थापक याद रखने। ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि चोल वंश की राजधानी क्या थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, या राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये काफी पूछे जाते हैं, इनको आप डिटेल से नोट करेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पल्लव वंश के बारे में। किसके बारे में? पल्लव वंश के बारे में। ठीक है। पल्लव वंश के दोस्तों महेंद्र वर्मन फर्स्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट है, नरसिंह वर्मन, ये कुछ शासक हैं, आप इनके नाम देख लेंगे पर इतना पूछा नहीं जाता। ठीक है। ये मैंने आपको नाम दे दिए, आप पढ़ लेंगे एक बार। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे सिंह विष्णु। कौन है? पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, संस्थापक और राजधानियां नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट करके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। इनकी राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे कांची, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कांचीपुरम को पहले कांची कहा जाता था, तो ये इनकी राजधानी थी। ठीक है। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। किसकी? मत विलास प्रहसन, ये जो एक कविता है, जो एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। याद रखेंगे। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन अनुयायी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। क्या बन गया? शैव बन गया। इंपोर्टेंट नहीं है, इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर। ये पूछा जाता है कि महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण किसने कराया, तो आप कहेंगे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने कराया। किसने कराया? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किसका? महाबलीपुरम के एकेश्वर मंदिर, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण किसने कराया? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। याद रखेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट है वातापी कुंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हिनसंग कांची आया था। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया, तो चीनी यात्री पहले तो उत्तर भारत में था, हिनसंग जो है वो उत्तर भारत में था, उसके बाद वो दक्षिण में आया। तो वो किसके समय आया? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय आया था। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कुंड और महामल्ल की उपाधि धारण की। ये पूछा जाता है कि वातापी कुंड की उपाधि किस शासक ने धारण की, तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड था जब अरबों का आक्रमण हुआ भारत पे। ठीक है, उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो आप बताएंगे राज सिद्धेश्वर जिस मंदिर को कहा जाता है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया था। देखिए ये क्या होता है, द्रविड़ शैली मैंने आपको बताई थी, 3 प्रकार की शैली होती है। कौन सी होती है? द्रविड़ शैली होती है, नागर शैली होती है, एक बेसर शैली होती है। 3 प्रकार की शैलियां होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और जब हम कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे अलग से चैप्टर, अलग से जो हम क्लास लेंगे उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। आप बस अभी यहाँ याद रखिए कि दक्षिण में कौन सी शैली होती है, तो आप बताएंगे द्रविड़ शैली होती है। और उत्तर में कौन सी शैली होती है, तो आप कहेंगे नागर शैली होती है। और बीच में जो होती है उत्तर और दक्षिण के बीच में जो स्थान है वहां कौन सी शैली होती है? बेसर शैली होती है। ये याद रखेंगे। बिल्कुल, चले आगे। चलिए, आपको पल्लव वंश समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों चोल वंश के बारे में। किसके बारे में? चोल वंश यानी चोला डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, संस्थापक कौन है चोला वंश के, तो आप बताएंगे विजयपाल है। कौन है? विजयपाल है। ठीक है, ये याद रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। संस्थापक और राजधानी बिल्कुल नहीं भूलनी है। ठीक है, राजधानी क्या थी इनकी? तंजौर या तंजार जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंजाय, तंजौर या तंजावुर जिसको कहा जाता है, ये इनकी राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी काफी पूछी जाती है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे तंजावुर थी। क्या थी? तंजावुर थी। ठीक है, तंजावुर का वास्तुकार किसको माना जाता है? कुंजर मल्लन राजराज पेचुरथन थे। कौन थे? कुंजर मल्लन राजराज पेरुचतन इसके वास्तुकार थे। ठीक है, नाम याद नहीं रखना। चोलों का स्वतंत्र राजा आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। देखिए पहले जो चोल वंश था वो स्वतंत्र नहीं था, इनके जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जिसने, उसका नाम था आदित्य प्रथम। क्या था? आदित्य प्रथम। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम, क्या दोस्तों? कोदंड राम की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने विदेश में जाके आक्रमण किया, तो आप बताएंगे राजराज प्रथम ने, क्योंकि श्रीलंका हमारे लिए विदेशी तो है, तो उस पे जाके आक्रमण किया किसने? राजराज प्रथम ने, जिसको उसने हराया भी, जीता भी। ये भी आप याद रखेंगे। राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। काफी इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, काफी इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आप बताएंगे राजराज फर्स्ट ने कराया था। ये आपको इमेज दिखाई गई है, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोड़ चोल, कौन से दोस्तों? गंगकोड़ चोल की उपाधि धारण की। और विष्णु के उपासक अलवार और वे शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। तो ये काफी पूछा जाता है कि विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता था चोल वंश में, तो आप कहेंगे अलवार कहा जाता था। और शिव के उपासकों को क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। ठीक है, याद क्या रखना है चोल वंश से, मैं आपको बता देता हूँ। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजाल्य। कौन है? विजाल्य। चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे तंजौर या तंजावुर थी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आप कहेंगे राजराज प्रथम ने कराया। किसने कराया, तो आप कहेंगे राजराज प्रथम ने कराया। ऐसा कौन सा भारत का शासक है जिसने विदेश में जाके आक्रमण किया, तो आप कहेंगे राजराज प्रथम ने आक्रमण किया श्रीलंका पे, और सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया, उसको जीता भी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। शिव के उपासकों को क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले अब जान लेते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रकूट वंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे दंतीदुर्ग थे। कौन थे? दंतीदुर्ग थे। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, काफी पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे दंतीदुर्ग थे। कौन थे? दंतीदुर्ग थे। ठीक है, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, उसके बाद अलग हो गए, इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। इसकी राजधानी कौन सी थी? मानिकर या मान्यखेत थी। ये भी काफी पूछा जाता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत थी। इनके संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे?
दंती दुर्ग थे। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने कराया। किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये देखिए आपको दिख रही है एलारो का मंदिर, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये जो एलारो की गुफा है ना, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा शासक था राष्ट्रकूट वंश का जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? वो था ध्रुव। कौन था? ध्रुव। याद रखेंगे बिल्कुल। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, इसमें से 1 से 12 तक बौद्धों के लिए समर्पित है, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए समर्पित है और 30 से 34 तक जैनों के लिए समर्पित है। ठीक है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है जो कि संख्या नंबर 10 है। इसमें एक चैत्य है। ठीक है, यानी एक पेंटिंग है, तो आप ये याद रखेंगे। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया। ये याद रखेंगे काफी कि एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो आप बताएंगे फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, याद क्या रखना है मैं बता देता हूँ। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे दंती दुर्ग है। कौन है? दंती दुर्ग है। इनकी राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे मान्यकर या मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यकर या मान्यखेत। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया। किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया। ठीक है, ऐसा राष्ट्रकूट वंश का कौन शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो आप बताएंगे ध्रुव था। कौन था? ध्रुव था। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना, बस एक चीज और याद रखेंगे, एलोरा की जो गुफाओं है ना उनका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो आप बताएंगे फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने किया 17वीं शताब्दी में। कब किया? 17वीं शताब्दी में। याद रखेंगे बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो जान लेते हैं वो है चालुक्य वंश के बारे में। किसके बारे में? चालुक्य वंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चालुक्य वंश दोस्तों 2 भागों में विभाजित था। एक तो कल्याणी के वंश चालुक्य वंश थे, एक वातापी के चालुक्य वंश थे। तो आप ये याद रखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़े से याद रखेंगे कि कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना तेलप सेकंड ने की थी। किसने की थी? तेलप सेकंड ने की थी। बस ये याद रखेंगे। राजधानी क्या थी इनकी? मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत थी। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों वातापी के चालुक्य वंशों के बारे में। किसके बारे में? वातापी के चालुक्य वंश के बारे में। जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। कौन करता है? जयसिंह। इनकी राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे वातापी थी, जिसको बीजापुर के निकट थे। ठीक है, कौन सी थी? वातापी इन्हों की राजधानी थी। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। और पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन को हरा दिया। कब हरा दिया? पुलकेशिन को हरा दिया और लगभग दोस्तों 642 ईस्वी में इसको पराजित कर दिया। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने तो हर्षवर्धन को हरा दिया, लेकिन जो पल्लव वंश का शासक था ना नरसिंह वर्मन, उसने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। कब हरा दिया? 642 ईस्वी में हरा दिया। उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया था। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। मैंने आपको बताया था कि नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो चालुक्य वंश के बारे में भी हमने जान लिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में नहीं आई है तो आप एक बार इससे फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो मुझे उम्मीद है वो भी अपने फीडबैक अवश्य शेयर करें। ठीक है, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF डाउनलोड कर लेना। फिर अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। ठीक है, नोट्स इसलिए बनाना ताकि आपकी चीजें है ना आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। ठीक है, तो अपने नोट्स अवश्य बनाएं और हर रोज बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।